गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत की ही दो जनजातियों के बारे में, भील और संथाल। सबसे पहले बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके बारे में मानव शास्त्रियों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि भील जनजाति भारत के प्राक द्रविड़ जातियों में से एक है, जबकि कुछ मानते हैं कि ये भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से एक है जो वहाँ से आकर यहाँ फैल गए, और कुछ मानव शास्त्री मानते हैं कि ये मुंडा जाति के वंशज हैं। शाब्दिक अर्थ में भील शब्द का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। यह द्रविड़ भाषा का शब्द है। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं और ये शताब्दियों से जंतुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वहन करते आ रहे हैं। इनका निवास स्थान मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। भील पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। राजस्थान में अरावली श्रेणी, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, यह इनकी पश्चिमी सीमा बनाती है, जबकि भीलों के निवास की पूर्वी सीमा चंबल नदी बनाती है। दक्षिण सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी द्वारा किया जाता है। भीलों के क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं चंबल, माही और बनास। इनका जो निवास क्षेत्र है वह पतझड़ वनस्पति से ढका हुआ है और यहाँ पहाड़ियाँ वनों से ढकी हुई है। अगर इनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो भील जनजाति जो है उनका कद छोटा होता है। इनका रंग काला गहरा होता है, नाक चौड़ी, बाल रूखे, जबड़ा बाहर निकला हुआ, हाथ पैरों की हड्डी मोटी होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां सुंदर होती है। इनका शरीर सुगठित और सुडौल होता है। यह जनजाति जंगलों में निवास करती है, मुख्य रूप से पहाड़ी ढालों पर निवास करती है। इनके गांव छोटे छोटे होते हैं, लगभग 20 से 200 झोपड़ियां होती हैं एक गांव में, जो कि पहाड़ी ढालों, जंगलों या नदियों के किनारे दूर दूर बने होते हैं। बहुत सारी झोपड़ियों को मिलाकर पाल कहा जाता है, और भीलों का जो घर होता है उसे कहते हैं कू। इनके घर आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस और पत्थर से बनी होती है। फर्श मिट्टी का बना होता है और छत खपरेल या घास फूस की बनी होती है। एक गांव में यदि बीमारी फैलने लगती है या पशु मरने लगते हैं तो ये गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। गांव का स्थान चयन करने में ये ध्यान रखते हैं कि आसपास कोई जलाशय अवश्य हो। जो भील जनजाति है, इनके वस्त्र मुख्य रूप से सूती कपड़े के बने हुए होते हैं। पुरुषों द्वारा धोती कुर्ता पहना जाता है और सिर पर पगड़ी बांधी जाती है। महिलाएं लहंगा और ओढ़नी पहनती है और महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति की जनजाति है और ये बहुत ही निर्धन होते हैं। आजीविका के साधनों का इनमें अभाव होता है, जिस कारण इनमें भूखमरी और इनकी आवश्यकताओं के प्रति शासन की उदासीनता होने के कारण इनका जीवन अनेक समस्याओं से ग्रस्त होता है। परंपरागत रूप से ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अब ये पशुपालन और कृषि कार्य करने लगे हैं। साथ ही आरक्षण मिलने के बाद ये अब सरकारी सेवाओं में भी आने लगे हैं। अब लगभग 80% भील जो है वह कृषि कार्य करने लगे हैं। हालांकि कुछ भील अभी भी स्थानांतरित कृषि करते हैं। ये लोग पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि पर वर्षा काल में अनाज, दालें, सब्जियां बो देते हैं। पहाड़ी ढालों पर इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है चिमाता, और मैदानी भागों में इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है दजिया। दजिया और चिमाता में आप अंतर ध्यान रखिएगा। यह एक आरएस के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था, दजिया और चिमाता में क्या अंतर है। जो पुरुष होते हैं वे तालाबों से मछली पकड़ने का काम करते हैं। स्त्रियां जंगलों से जड़ें, खाद्य पत्तियां, फल, शहद आदि एकत्रित करती है। जहाँ पर कृषि भूमि का अभाव होता है वहाँ पर ये पशुपालन करते हैं। मुख्य रूप से भैंस, गाय, भेड़, बकरी और मुर्गियाँ इनके द्वारा पाली जाती है। वर्तमान में भीलों का संपर्क जो है शहरी क्षेत्रों से होने लगा है और ये जागरूक हो गए हैं और इनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है।
जिनके कारण अब यह सरकारी सेवाओं में अन्य सेवाओं में भी कार्य करने लगे हैं। भील समाज का जो सामाजिक संगठन होता है ये अत्यधिक संगठित होता है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा होती है। पिता घर का मुखिया होता है, वही सभी सदस्यों को निर्देश देता है। पिता की संपत्ति संबंधी सभी अधिकार होते हैं। सब स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु घर की व्यवस्था और खेती कार्यों में वे अपना पूरा सहयोग देती हैं। शादी के बाद लड़के को परिवार से अलग कर दिया जाता है, किंतु सभी सामाजिक कार्य पिता के जीवन काल में उसी के निर्देशन में संपन्न होते हैं। भील जो होते हैं ये अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त होते हैं। इनके अनेक गोत्र और उपगोत्र होता है। समान गोत्र में विवाह नहीं होते हैं। इनमें बहिर्विवाह का प्रचलन होता है। भील स्वामी भक्त और अपनी शपथ के पक्के होते हैं। केसरिया नाथ जी की चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते और घर आए शत्रु का भी सम्मान करते हैं। इसी कारण इतिहास में मेवाड़ के राजाओं को सेवाओं में यह द्वितीय पंक्ति पर रहते थे और मेवाड़ राज्य के चिन्ह में एक और राजपूत और दूसरी ओर भील की आकृति बनी हुई है। ये बेहद मेहनती और ईमानदार होते हैं। चोरी करना इनमें पाप माना जाता है। विवाह इनमें बड़ी अवस्था में ही होता है, लेकिन बाल विवाह करना भी यहाँ पे कुप्रथा नहीं माना जाता है। ये कुछ अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। साथ ही इनकी ईश्वर में भी आस्था होती है। देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं। इनका धर्म जो है हिंदू धर्म से मिलता जुलता होता है और हिंदुओं के देवी देवताओं की ही ये पूजा करते हैं। ये मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते हैं। मृतकों को जलाते हैं। हिंदुओं की तरह ही अन्य कर्मकांड इनके द्वारा किए जाते हैं और हिंदुओं के ही सभी त्योहार इनके द्वारा मनाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति गोंड जनजाति के बाद भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी जनसंख्या लगभग 50 लाख से ऊपर है। मुख्य रूप से इस जनजाति के लोग बिहार और झारखंड, मुख्य रूप से जो छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। इस प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ वनस्पति सघन पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन में तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और वर्षा जो है वह मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल में होती है 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच। शीतकाल में बहुत कम वर्षा होती है। ये लोग पहाड़ी व वन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि अब मैदानी भागों में भी आकर ये कृषि कार्य करने लगे हैं। जो संथाल जनजाति है उनमें स्त्रियां फूलों के हार, पीतल और चांदी के गहने पहनती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनती हैं। इनकी पोशाक सादा होती है। पुरुष कमर पे 4-5 हाथ की धोती या फेंटा कसते हैं और गले में 3 हाथ का तौलिया लपेट कर रखते हैं और कुर्ता पहनते हैं। इनका जो भोजन होता है ये मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन करना पसंद करते हैं। चावल, जंगली कंदमूल, फल इनके मुख्य भाग होते हैं भोजन के। इस जनजाति के लोगों में सामाजिक संगठन बहुत विकसित ढंग का प्रादेशिक संगठन होता है जो कि परहा प्रणाली पर आधारित होता है। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है जो गांव की सीमा के अंतर्गत रहने वाले वंशों पर साधारण राजकीय अधिकार रखता है। ये लोग अनेक गोत्र समूहों में विभक्त होते हैं और विवाह जो होते हैं वे गोत्र के बाहर ही होते हैं, बहिर्विवाह होता है। इनमें जो गांव है वहाँ उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसलिए इनकी अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। जो गांव का मुखिया होता है उसे माझी कहा जाता है और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो पंचायत होती है उसके 5 स्तंभ होते हैं: माझी, पारानिक, जोग माझी, जोग पारानिक और गोडेत।
माझी जो होता है वह गांव का प्रधान होता है। वह सब अपनी पंचायत का सभापति और गांव का प्रतिनिधित्व करता है। किसी के द्वारा किए जाने वाले शोषण उत्पीड़न से विशेषकर अनाथों और विधवाओं को की रक्षा का उत्तरदायित्व उसका होता है। पौराणिक उप प्रधान होता है। जोग माझी गांव के युवक युवतियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखता है ताकि वर्ण संकर उत्पन्न न हो। जोग पौराणिक जोग माझी की सहायता प्रदान करता है। गोडेत माझी का संदेशवाहक होता है जो गांव वालों को किसी बात की सूचना देता है। संथालों में विवाह शब्द बापला नाम से जाना जाता है। अपने ही वंश में विवाह करना इनमें निषेध होता है। ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। मृत आत्माओं की पूजा आराधना करते हैं। हिंदुओं के समान ही इनके ये भी दाह संस्कार करते हैं और अवशेषों को नदी में प्रवाहित करते हैं। मुख्य रूप से दामोदर नदी को इनमें पवित्र माना जाता है। इनके यहाँ उत्तराधिकार के नियम जो है वह हिंदुओं के उत्तराधिकार के नियमों से समानता रखते हैं। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति बेटों में बांट दी जाती है। स्त्रियों को किसी भी प्रकार का संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जाता है। ये लोग अंधविश्वासी भी होते हैं। जादू टोने में ये विश्वास रखते हैं। संगीत और नृत्य इनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं। नृत्य में मोर पंखों पुष्पों को से अपने आप को सजाते संवारते हैं। घेरा बनाकर स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं। इनके वाद्य यंत्र पर्याप्त सीमित संख्या में होते हैं। संथाल मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं। कृषि की अगर कृषि हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होती है, किसी कारण से कृषि कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, तो ये शिकार करते हैं और जंगलों से कंदमूल फल एकत्रित करते हैं। हालांकि कृषि इनका परंपरागत व्यवसाय है, फिर भी ये लोग मछली पालन, भोजन संग्रहण, शिकार जैसे कार्य भी करते हैं। और मूल रूप से इनके द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती थी, लेकिन अभी ये स्थायी कृषि करने लगे हैं। जहाँ भी उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है वहाँ ये स्थायी निवास बनाकर रहने लगते हैं। जिस क्षेत्र में खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कोयला, लोहा, वहाँ ये लोग औद्योगिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। जमशेदपुर आदि नगरों में ये लोग सरकारी उद्योग और गैर सरकारी उद्योगों में रोजगार करने लगे हैं। कृषि कार्य में भिन्न भिन्न फसलें बोने के अतिरिक्त विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। चावल को क्यारियों में बोया जाता है जिसमें धान के पौधों को स्थानांतरित करके लगाया जाता है। ये लोग सिंचाई, खाद, फसलों के हेरफेर पर बहुत कम ध्यान देते हैं, इसलिए इनकी कृषि उपज जो है वह बहुत कम होती है। खान खोदना, चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों में अधिक संख्या संथाल मजदूरों की ही होती है। बिहार में अदरक की खानों में भी ये लोग कार्य करते हैं। मार्टिन ऑरेन ने एक अपनी रचना दी संथाल में लिखा है कि ये लोग अब स्थायी कृषि कार्य करने लगे हैं। इन लोगों के शोषणकर्ता जैसे महाजन, सेठ, साहूकार, ठेकेदार, उनका इन्होंने पर्याप्त विरोध किया है। अब जो छोटा नागपुर पठार है उस क्षेत्र में यातायात आवागमन के साधनों का विस्तार होने, बाजार का विस्तार होने, सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण इनके सामाजिक जीवन में बदलाव आया है। औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से इनके जीवन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। इनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है जिसके कारण अभी यह सरकारी सेवाओं में भी आने लगे हैं। इनके प्रथाओं, रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आया है। विशेष रूप से नगरीय प्रदेशों में रहने वाले संथालों ने प्रथाओं में कमी या उनका सरलीकरण या